नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए अनुराग कश्यप तापसी पन्नू के घर आयकर के छापों से उठे सवाल। राहुल ने कहा संघ के स्कूल पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों जैसे। कर्नाटक सरकार संकट में, सेक्स कांड में फंसे मंत्री ने दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से अलग राय रखना राजद्रोह नहीं। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी साफ, आपकी पकड़ मजबूत हुई। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए लेते हैं आज की सबसे अहम खबर सबसे पहले। सरकार की आलोचना करते रहने वाले अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसी शख्सियतों के खिलाफ आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू के अलावा जिन लोगों के यहाँ छापे मारे गए हैं उनमें विकास बहल, मधु मेंटेना भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी मधु मेंटेना की कंपनी फैंटम फिल्म से संबंधित बताई जा रही है। आयकर विभाग की ओर से ये छापेमारी मुंबई में करीब 22 ठिकानों पर की जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि फैंटम फिल्म्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आप जानते ही हैं कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू लगातार पिछले काफी समय से बीजेपी के निशाने पर रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही आयकर विभाग ने इन सितारों पर कार्रवाई की है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर की गई आयकर विभाग की कार्रवाई को समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू कासिम आजमी ने मोदी सरकार द्वारा बदले की कार्रवाई करार दिया है। आजमी का कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बोलने की हिम्मत करता है उसी को सीबीआई और इनकम टैक्स एजेंसियों का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनसे लड़ने की हिम्मत करता है तो उस पर इनकम टैक्स और ईडी की रेड करा दी जाती है। तो फिल्म स्टार्स के ऊपर आयकर का छापा एक कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि इन फिल्म इंडस्ट्री में टैक्सों का बहुत बड़ा खेल चलता है। टैक्स चोरी की जाती है, काले धन का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए यह बहुत संभव है कि आयकर विभाग उन पर नजर रखे और छापे मारे। लेकिन सवाल तब उठने लगते हैं जब वो सेलेक्टिव हो जाता है, जब चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई होती है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर नहीं जाती है। जिन लोगों को चुना गया है वो दरअसल मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी के कटु आलोचक हैं। वो लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं उनके साथ खड़े होते रहे हैं, आंदोलनों के साथ खड़े होते रहे हैं और सरकार की नीतियों की, मोदी की कार्यशैली की आलोचना करते रहे हैं। चाहे वो सीएए का आंदोलन हो, जेएनयू पर संघ के गुंडों का हमला हो, जामिया पर पुलिस का हमला हो या फिर दिल्ली दंगों का मामला हो, इन तमाम मामलों में चाहे अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, लगातार मुखर रहे हैं। और तापसी पन्नू की तो कंगना रनौत के साथ लगातार नोक झोंक भी चलती रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई हो सकती है। बदले की कार्रवाई एक तो ये कि ये लोग चूंकि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए सरकार इनको परेशान करने के लिए, डराने धमकाने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और हम सब जानते हैं कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल पिछले 5-6 सालों में इस सरकार ने धड़ल्ले से किया है। जो भी विरोधी दिखा, जो भी आलोचक दिखा, जो भी असहमत दिखा, उसको कहीं ईडी से परेशान किया गया, कहीं सीबीआई से परेशान किया गया और कहीं इनकम टैक्स के छापों के जरिए परेशान किया गया। तो ये लोग निशाने पर हैं, पहले से सब जानते हैं। हम देख रहे हैं कि अक्षय कुमार पर कभी छापे नहीं पड़ते, अमिताभ बच्चन पर छापे नहीं पड़ते, अनुपम खेर पर छापे नहीं पड़ते, अशोक पंडित पर छापे नहीं पड़ते, कंगना रनौत पर छापे नहीं पड़ते। ये सारे दूध के धुले हैं, सीधे गंगा स्नान करके निकले हुए हैं, तो इनको बख्श दिया जाता है। और बाकी सब कालिख में लौट रहे हैं, इसलिए उन पर बार बार छापे और दूसरी तरह की जोर आजमाइश की जाती है उनको चुप कराने के लिए। तो खेल बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई छुपा हुआ मामला नहीं है। अब इतना खेल, खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है कि आम आदमी भी बड़े आसानी से समझ जाता है कि इस छापों का मकसद क्या है। अगली खबर लेंगे अब।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक मदरसों से की है। राहुल ने कहा है कि संघ देश के संविधान की मूल भावना पर हमला कर रहा है, वो समानता के अधिकार पर हमला कर रहा है और ये सब वो अपने स्कूलों के जरिए आगे बढ़ा रहा है। उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी अपनी कट्टर विचारधारा के लिए मदरसों का इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ संवाद में राहुल गांधी ने कहा कि कोई ये नहीं पूछता कि संघ को इन स्कूलों के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। सैकड़ों हजारों स्कूल चलाने के लिए वे मुनाफा कमाने वाले स्कूल नहीं हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछ रहा। ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा है और उसे उनके हाथों से वापस लेना ही होगा। इसमें मेहनत लगेगी और ये आसान नहीं होने वाला। राहुल ने कहा कि वो आगे एक बड़ी समस्या को देख रहे हैं। राहुल ने इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को एक गलती के रूप में, भूल के रूप में स्वीकार किया। राहुल ने कहा कि वो एक गलती थी, मेरी दादी ने भी इसे स्वीकार किया था। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि लेकिन कांग्रेस ने संस्थाओं पर कब्जा नहीं किया, जबकि आरएसएस ने अपने लोगों को संस्थाओं पर बिठा दिया है। अगर हम बीजेपी से जीत भी जाते हैं तो भी आरएसएस के लोगों का सामना करना पड़ेगा। उनके लोगों को हम एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो कई चीजें हैं राहुल गांधी के इस वक्तव्य में, इस इंटरव्यू के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि आरएसएस संघ परिवार जिस ढंग से काम करता है, जिस ढंग की उसकी आइडियोलॉजी है, वो किस तरह से वो पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रही है। एक तरफ जो उनके स्कूल हैं, संघ संचालित स्कूल हैं, आप सब जानते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, ये तमाम स्कूलों में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, वहाँ के पढ़ने वाले, मैं भी वहाँ पढ़ा हूँ, और उनका जो आरएसएस से संबंध है, उनकी विचारधारा कैसे रोपी जाती है, वो एक कट्टर हिंदुत्व उनके दिमाग में भरा जाता है। और यही काम पाकिस्तान के मदरसे में होता रहा है। ठीक है, वो अभी जिहादी अंदाज में नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे कट्टरता बढ़ेगी, इन स्कूलों में भी वो प्रवेश करेगी और ज़्यादा कट्टर रूपों में, आक्रामक रूपों में कर रही है बल्कि। और उसने वहाँ से निकलने वाले जो छात्र बच्चे हैं, उनके दिमागों में भी उसी तरह का जहर भरा होगा जैसे पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में, छात्रों के दिमाग में होता है, जो तालिबान कहलाते हैं। तो ये जो आरएसएस के स्कूल हैं, एक तरह की तालिबान बनाने वाली फैक्ट्री भी साबित हो सकते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट है, इसमें जो लोग भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं या जो इन संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, वो भली भांति इस चीज को जानते हैं। राहुल गांधी ने ये भी जो कहा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक भगवाकरण हो रहा है, और न केवल शिक्षा व्यवस्था का बल्कि पूरे सिस्टम का, पूरा तंत्र का, हर जगह आरएसएस के लोग चुन चुन कर रखे जा रहे हैं। और जब उनके नियंत्रण में पूरी व्यवस्था होगी, तो अगर बीजेपी सत्ता से बाहर भी हो जाएगी, कल को कोई दूसरी पार्टी भी आएगी, तो उसे सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि जिन विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग काबिज हो चुके हैं, वो किसी दूसरी पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन्हें काम ही नहीं करने देते हैं। भोपाल का माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो या कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का हो, ये तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर एक खास तरह की विचारधारा ने इस तरह कब्जा कर लिया है कि वहां दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे लोकतंत्र को खतरा है, हमारे संविधान को खतरा है, समानता के अधिकार को खतरा है, क्योंकि ये सोच है जो सीएए और एनआरसी जैसे कानून भी बनाती है, जिसमें फर्क किया जाता है नागरिक और नागरिकों के बीच में। तो ये एक खतरा है और राहुल गांधी ने बहुत समझदारी से ये बात कही है। एक समझदारी उन्होंने ये भी दिखाई है कि इमरजेंसी की जो गलती की है और जिससे कांग्रेस पर एक काला धब्बा लगा हुआ है, उससे उन्होंने स्वीकार किया है कि वो एक बहुत बड़ी गलती हुई है और इसे एक अच्छी पहल माना जाना चाहिए कांग्रेस को अपने अतीत के कारनामों से मुक्त होने की दिशा में। अगली खबर लेंगे। सेक्स सीडी के सामने आने के बाद कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार के मंत्री रमेश जारकोहिली ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री का महिला के साथ एक ऑडियो भी सामने आया है और इसे लेकर कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। रमेश जारकिहोली ने
कहा है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, नैतिकता के अधिकार आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और इस मामले में साफ सुथरी जांच की जरूरत है। रमेश जारकीहोली ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जांच के बाद वो निर्दोष साबित होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कालाहल्ली ने दावा किया कि पीड़ित महिला के परिवार की इजाजत के बाद ही उन्होंने इस संबंध में बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कालाहल्ली ने कहा कि सीडी में दिख रही महिला को मंत्री ने नौकरी का लालच दिया था। जारकीहोली येदियुरप्पा कैबिनेट में ताकतवर मंत्री हैं और उत्तरी कर्नाटक के बेलगावी इलाके में उनका खासा प्रभाव माना जाता है। जारकीहोली पहले कांग्रेस में थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार से बेलगावी में राजनीतिक अनबन के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराने में जारकीहोली की अहम भूमिका रही थी। जुलाई 2019 में राज्य में येदियुरप्पा की सरकार बनाने के बाद से ही जारकीहोली बीजेपी में आए कांग्रेस जेडीएस के विधायकों की अगुवाई करते दिख रहे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सीडी के सामने आने के बाद येदियुरप्पा के साथ ही जारकीहोली भी मुसीबत में फंस गए हैं। जारकीहोली दलित समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के बीच उनका खासा असर है। रमेश की ये सीडी ऐसे वक्त में सामने आई है जब बेलगावी सीट पर लोकसभा का चुनाव होना है। ये सीट केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी के इस्तीफे से खाली हुई है। तो अब देखिए कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना के एक मंत्री हैं वो भी एक इसी तरह के कांड में फंसे और उन्हें आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा, पद से हटना पड़ा। शिवसेना नीत सरकार में, माफ कीजिएगा, शिवसेना के नहीं है वो। और अब कर्नाटक में ये केस मिल रहा है। कर्नाटक बीजेपी हमेशा से अपने आप को बड़ी पवित्र और शुचिता पूर्ण पार्टी साबित करती रही, दावा करती रही है, लेकिन आपको याद होगा कि कर्नाटक में ही बीजेपी के एक एमएलए विधानसभा में पूर्ण क्लिप देखते हुए पकड़े गए थे और अब ये दूसरा कांड भी आया है। लेकिन इसका एक राजनीतिक महत्व है क्योंकि जारकीहोली पावरफुल नेता हैं और उन्होंने ही कांग्रेस को तोड़कर येदियुरप्पा की सरकार बनवाने में मदद की थी। अब वो सरकार से हट गए हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी, उनके साथ आए विधायकों की स्थिति क्या होगी और येदियुरप्पा की सरकार कितनी स्थिर होगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि जारकीहोली की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं के चलते उन्होंने एक पार्टी तोड़ी है और अगर यहाँ पर उन्हें लगा कि अब उनकी सरकार में वापसी नहीं हो रही है, हालांकि येदियुरप्पा ने उन्हें आश्वस्त किया होगा कि अभी आप इस्तीफा दे दीजिए, मैं एक ऐसी जांच बैठाऊंगा जो आपको दोष मुक्त कर देगी और फिर आप वापस सरकार में आ जाना हो। तो एक डील इस तरह की अक्सर पार्टियों में, सरकारों में होती है। तो अगर उस तरह की डील हुई होगी तो शायद वो उम्मीद कर रहे होंगे कि कुछ समय के लिए सत्ता में बाहर रहना, फिर तो वापसी होनी ही है। लेकिन तब तक क्या होगा, तब तक सरकार में किस तरह की अस्थिरता पैदा हो सकती है और अगर कमेटी के बैठने और जांच के दौरान कुछ और निकलने के बाद क्या स्थिति बनती है, उससे येदियुरप्पा सरकार के लिए संकट खड़ा हो सकता है। तो अब ये वक्त के हवाले है, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर से बीजेपी के जो दावे हैं साफ सुथरी पार्टी होने के, वो फिर से उनकी धज्जियां उड़ गई हैं और ये अब वो नहीं कह सकती कि उसकी पार्टी इन सब मामलों से दूर रहती है। ऐसे एक के बाद एक वैसे कई मामले हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का राघव जी वाला मामला भी आपको याद होगा और भी दूसरे राज्यों में इस तरह के केसेस होते रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगली खबर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। इस बाबत एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की राय से अलग और असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने लाइव बयान दिया कि अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए वो चीन की भी मदद लेंगे, जो स्पष्ट रूप से राजद्रोह है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अब्दुल्ला कश्मीर को चीन और पाकिस्तान को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संसद से उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए और जेल भेज देना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता अपनी दलील को साबित नहीं कर पाया और कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के उस बयान पर भरोसा किया था जिसमें पात्रा ने कहा था कि अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर को चीन में शामिल करने के लिए अनुच्छेद
370 की बहाली चाहते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो फारूक अब्दुल्ला धारा 370 को हटाए जाने के पूरी तरह से खिलाफ हैं, वहाँ की तमाम पार्टियां खिलाफ हैं, केवल बीजेपी को छोड़ दें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीएफ तीनों पार्टियां इसके मुखालफत करते हैं और वो इस धारा की बहाली चाहते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में इसको हटाया गया है वो एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखेबाजी है, धोखाधड़ी है और उनकी राय नहीं ली गई, उनसे किसी तरह का विचार विमर्श नहीं किया गया। तो ये एक गलत काम इस सरकार ने किया है और उसका वो विरोध कर रहे थे और उसकी बहाली की मांग करना कतई राजद्रोह के उसमें नहीं आता है। और फारूक अब्दुल्ला ने अगर किसी संदर्भ में ये कहा था कि चीन अगर दबाव बना रहा है तो उसमें क्या बुरा है, अगर हमको उससे भी धारा 370 वापस मिलती है, विशेष दर्जा वापस मिलता है, तो हम उसको उस दबाव का स्वागत करेंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कम से कम मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं देखता हूं, क्योंकि जिस तरह का दबाव और जिस तरह की खेल ये सरकार कर रही है उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। एक बात, दूसरी बात है कि राजद्रोह का कानून लोगों ने हंसी मजाक का विषय बना लिया है, खासतौर से इस सरकार ने। पिछले 2-3 सालों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है राजद्रोह के केसेस में, जिस तिस पर राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही स्पष्ट रूप से कह चुका है कि जब तक किसी तरह की कोई हिंसक गतिविधि में कोई शामिल नहीं होता है तब तक बयान के आधार पर किसी को राजद्रोही नहीं कहा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट व्याख्या, आदेश, निर्देश आने के बावजूद इस धारा का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से एक और यूएपीए का भी इस्तेमाल हो रहा है और ये इस सरकार के राज में की विशेषता बन गया है। लोगों को धमकाने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए, परेशान करने के लिए पूरे देश भर में जो एनआईए है उसका इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सेडिशन के कानून का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो राजद्रोह का जिस पैमाने पर असर हो रहा है वो एक तरह का स्टेट टेररिज्म का रूप ले लिया, उसने राज्य प्रेरित आतंकवाद का रूप ले लिया है। और ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट एक बार फिर से कहा है कि आपकी राय से, सरकार की राय से मतभेद रखना, उसकी नीतियों की मुखालफत करना राजद्रोह नहीं है। उम्मीद करना चाहिए कि सरकारें के भेजे में ये बात घुसेगी और उस पूरे सरकारी तंत्र में भी जो बात बात पर छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी राजद्रोह के मुकदमे थोपता जा रहा है। सीए के आंदोलनकारियों के खिलाफ थोपे गए हैं, दिल्ली दंगों में ज़बरदस्ती जो फंसाए गए उन पर भी लगा दिए गए हैं। तो ये एक मनमाना इस्तेमाल है और इसे रुकना चाहिए। आज की अंतिम खबर लेते हैं। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 5 में 4 वार्ड में उसने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड में जीत मिली है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में सत्ता में होने के बाद भी बीजेपी एक भी जगह नहीं जीत सकी है। आम आदमी पार्टी को वार्ड नंबर 32N, वार्ड नंबर 2E ये रोहिणी सी और तिलोकपुरी है, वार्ड नंबर 8E कल्याणपुरी और वार्ड नंबर 62N शालीमार बाग उत्तर में जीत मिली है। जबकि कांग्रेस वार्ड नंबर 41E यानी चौहान बांगर में बड़े मतों से जीती है। चौहान बांगर मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ से कांग्रेस का जीतना इस बात का संकेत है कि दिल्ली में मुसलमान मतदाता एक बार फिर से कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं, लौटना चाहते हैं। जीत के बाद आपकी विधायक आतिशी मारलेना ने कहा कि अब यह तय हो चुका है कि अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव में आपको ही जीत मिलेगी। ये चुनाव नतीजे ऐसे वक्त में आए हैं जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और आम आदमी पार्टी ने किसानों को पूरा समर्थन दिया हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जब दिल्ली में हुए इन उपचुनावों से उनसे पूछा गया तो वो बसते हुए दिखे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो गुजरात के स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में सवाल करें और जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो सीट जिसकी थी उसी के पास चली गई। तो दिल्ली में महज 5 सीटों का चुनाव था, कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन ये 5 वार्डों के चुनाव नतीजे भी बहुत सारे संदेश देता है। एक तो ये कि दिल्ली में एमसीडी पर 15 साल से
कब्जा है बीजेपी का, और केंद्र में सरकार भी उसकी है, पूरी ताकत भी झोंकी हुई है, फिर भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है और उसका सफाया हो गया है। दूसरी बात ये कि किसान आंदोलन के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं, उनका भी असर इन चुनाव पर रहा होगा और उसका ये एक संदेश ये निकलता है कि लोग बीजेपी से खफा हैं। तीसरी बात यह कि 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और इन 5 राज्यों के चुनाव में दिल्ली में बीजेपी की हार का भी एक संदेश जाता है कि बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, किसान आंदोलन की वजह से और दूसरी वजहों से भी, क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ रही है, गरीबी भी बढ़ रही है, सरकार का अत्याचार भी बढ़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर सकती है कि गुजरात में तो उसने सफाया किया हुआ है, बिल्कुल एक ऐसी जीत हासिल की है जो अभूतपूर्व है, कांग्रेस मटियामेट कर दी गई है। लेकिन गुजरात को लोग अब अलग तरह से देखते हैं। गुजरात एक संघ की प्रयोगशाला है, वहाँ से प्रधानमंत्री भी आते हैं, वहाँ से गृह मंत्री भी आते हैं और खास तरह का वहाँ पर राजनीतिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पिछले 20 वर्षों में किया गया है। हिंदुओं की मानसिकता में ये डाल दिया गया है जिसमें अल्पसंख्यक विरोध या दूसरी पार्टियों का विरोध या मोदी के विरोधी जो हैं उनको नहीं जिताना है, तो वो एक अलग केस है। लेकिन बाकी जगहों से जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं उनके कुछ संदेश हैं जो कि स्पष्ट रूप से बीजेपी के नेताओं को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, उसकी नीतियों को, उसकी कार्यशैलियों को, और सबसे बड़ी बात जिस अहंकार के साथ ये सरकार और उसके मंत्री बात करते हैं और जवाब देते हैं, वो भी एक ध्वनि उससे निकलती है कि उससे बल्कि एक बदमज़गी पैदा होती है, लोगों के दिमागों में भी बीजेपी के खिलाफ एक भावना पैदा होती है। और ये संभावना ये है कि ये नतीजे बड़े पैमाने पर तो नहीं लेकिन एक संदेश का काम करेंगे इन 5 राज्यों के चुनाव में, खासतौर से बंगाल, असम के चुनाव में। दक्षिण में बेशक इसकी उतनी गूंज सुनाई न दे, लेकिन चूंकि किसानों ने फैसला किया है कि वो बंगाल के चुनाव में एक एक विधानसभा सीट पर जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने की मांग करेंगे मतदाताओं से, तो इसका एक असर पड़ने वाला है। ये बीजेपी को समझ में आएगी बात या नहीं आएगी ये अलग बात है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और बड़े पैमाने पर इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।